दोस्तों, मैं अपनी जख्मों को भरने के लिए मैं अपने गांव रनिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ शहर में रहकर मैंने उस इंसान को खो दिया था जिसे मैं अपनी ज़िंदगी समझता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं प्यार में हार चुका था और मेरा और निशा का रिश्ता काफ़ी सालों का था। तो हमने शादी तक की सोच रखी थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब तक तुम अपने प्यार को छुपा कर रखोगे तब तक वो बचा रहेगा। और जैसे उसके बारे में लोगों से चर्चा करनी शुरू की तो वैसे ही तुम्हें नज़र लग जाती है। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा और निशा का रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता चला गया और वो मुझसे दूर होती चली गई। हालांकि मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, जिसके चलते मैंने यहाँ से जाने का प्लान बना लिया। रात की मेरी ट्रेन थी, जिसके चलते मैं घर से निकलने वाला था। क्योंकि सूरज भी ढल चुका था तो मैं रूम से बाहर निकला और उसके बाद नज़दीक से ही बस पकड़ी और रेलवे स्टेशन के लिए चला गया। दोस्तों, जब समय बीतने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा तो तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मैंने स्टेशन से टिकट ली और उसके बाद मैं प्लेटफार्म की ओर बढ़ने लगा। मेरी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफार्म पर आने वाली थी। मैं वहां पर पहुंचा और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुई, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कुटुर से भरोटा जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटा लेट चल रही है। दोस्तों, जैसे मैंने ये सुना कि ट्रेन देरी से आएगी तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया और मैंने गुस्से में ही अपना बैग उठाया और स्टेशन के बाहर निकल गया। और जब मैं बाहर पहुंचा तो मुझे सामने की ओर एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। चाय के साथ साथ वो टपरी वाला बीड़ी सिगरेट भी बेच रहा था, जिसे देखकर मेरे अंदर सिगरेट पीने की तलब जाग उठी। पहले तो मैंने एक चाय ली और उसके बाद एक सिगरेट जलाई और मैं इन्हीं दोनों का आनंद लेने लगा। फिर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर लोग तो थे, लेकिन वो सभी सोए हुए थे, जिन्हें देखकर मैं स्टेशन के लास्ट में चला गया जहां कोई भी नहीं था। दोस्तों, अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था और मैं अभी वहाँ पर बैठा ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि बेटा कुछ खाने को दे दो। और फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कोई भी दिखा नहीं। अब ये सब देखकर मुझे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैं अपने फ़ोन में लग गया। अभी मैं फ़ोन ही देख रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की महक आने लगी। वो महक इतनी अच्छी थी कि उसे सूंघते ही मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महक आ कहाँ से रही है। अभी मैं सामने की ओर देख ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा कुछ खाने को दे दो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई है, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। जब वो मेरे थोड़ा और करीब आई तो मुझे तब पता चला कि वो महक कहीं और से नहीं बल्कि इसी औरत से आ रही थी। उसके शरीर से वो महक आता देख मुझे ही लगा कि उसने कोई इत्र लगा रखा है। लेकिन जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये महक मेरे बदन से बचपन से ही आ रही है। अब उस औरत की बात मेरे समझ के पार जा रही थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मेरे बैग में एक बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था, जिसे मैंने निकाल के उस औरत को दे दिया और मैं स्टेशन की बेंच पर बैठ गया। जिस बेंच पर मैं बैठा था तो वो भी उसी बेंच पर बैठ गई। उस वक्त तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब उस औरत ने वो बिस्किट खाया तो उसने कहा कि अरे बेटा, तुम उस लड़की की वजह से ये शहर छोड़कर जा रहे हो। उसकी बोलते ही मेरे चेहरे का अब रंग उड़ गया। मैं उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा कि ये मेरे बारे में भला इतना कुछ कैसे जानती है। मुझे एक पल के लिए ये लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब उसने निशा के बारे में सारी बातें बताई तो मैं हैरान रह गया। अभी मैं उस बुजुर्ग महिला की बात ही सुन रहा था कि तभी उसने मुझे सामने की तरफ इशारा किया। उसका इशारा देखते ही जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक लड़की हाथ में बैग लिए खड़ी थी। अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। हालांकि स्टेशन पर लाइट तो चल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी उतनी नहीं थी कि मुझे उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिख जाए।
अभी मेरी नज़रें उस औरत पर ही थी कि तभी उस औरत ने कहा, ये तुम्हारा नया नया प्यार है ना? अब उस औरत के ये कहते ही मैं शर्मा गया और शर्माते हुए पूछा, क्या अम्मा, तुम भी कुछ भी बोल रही हो? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम कि वो लड़की मेरा नया प्यार है? और हाँ, आप कौन हो जो इतना सब जानती हो? दोस्तों, जैसे ही मैंने उस बुजुर्ग महिला से ये सब पूछा कि तभी स्टेशन पर अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि उसमें उड़ती हुई धूल मेरी आंखों में चली गई, जिसके चलते मैं अपनी आंखों को मसलने लगा ताकि आंखों से मिट्टी हट जाए। जब कुछ देर के बाद मिट्टी हटी तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं है। उस औरत को वहाँ पर ना देखकर मैं हैरान हो गया कि वो कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, उस वक्त हवा भी अब कम हो चुकी थी और मैं अभी स्टेशन पर बैठा इधर उधर ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र वापस से उसी लड़की पर पड़ी जिसके बारे में वो बुजुर्ग महिला अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। उस लड़की को देखते ही मैं अपनी बेंच से उठा और उसके बाद उस लड़की के पास जाने लगा। वहाँ का माहौल अभी पूरा खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं उसके करीब बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ट्रेन का एक हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब मैंने ट्रेन की ओर देखा तो मुझे ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ट्रेन को देखकर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में समय देखा तो मैंने पाया कि मुझे स्टेशन पर 2 घंटे बीत चुके हैं और मुझे पता भी नहीं चला। खैर, ट्रेन स्टेशन पर आई, पर स्टेशन पर जो लोग सो रहे थे तो उनमें से कुछ लोग उठ गए और ट्रेन में चढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, मेरा ध्यान पता नहीं क्यों उस वक्त सिर्फ उस लड़की पर ही था। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की भी बोगी के अंदर चढ़ गई और मैं भी उसके पीछे पीछे ट्रेन में अंदर चला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़की एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई है। लेकिन जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी तो वहाँ पर बैठे लोगों ने अपनी अपनी सीटें खाली कर दी थी और उन सभी यात्रियों को ऐसा करता देखकर मैं तो चौंकी गया और ये सोचने लगा कि भला इस लड़की को देखते ही लोग अपनी अपनी सीट से क्यों उठ गए। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि तभी पीछे से एक टीटी आ गया और उसने मेरे पास आते हुए बोला, अरे भाई, तुम खड़े क्यों हो? इतनी सारी सीट खाली पड़ी हुई हैं, बैठ जाओ। टीटी के ये कहते ही मैं वहीं जाकर बगल वाली सीट पर बैठ गया और जब मैंने उस लड़की को सामने और करीब से देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि दोस्तों, उस लड़की के जैसा हुस्न मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं अभी उसी को निहार ही रहा था कि तभी उस लड़की ने मेरी तरफ अपनी निगाह घुमाई और जब उसने मुझे देखा तो उसके बाद मैं एक पल के लिए जम सा गया। मुझे खुद कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे साथ ही सब हो क्या रहा है। मैं ना तो अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और ना ही अपनी आंखों को इधर उधर घुमा पा रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से मैं वापस से नॉर्मल हो गया और जब मैं नॉर्मल हुआ तो उसके बाद मैं अचंभव में पड़ गया कि वो मेरा वहम था या कोई हकीकत। मैं उस वक्त थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन उस लड़की को देखकर मेरा सारा डर खत्म हो गया। अभी मैं उसी लड़की को ही देख रहा था कि तभी ट्रेन भी स्टेशन से चल पड़ी। धीरे धीरे ट्रेन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। अब ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी और खिड़की से हवा अंदर आ रही थी, जिससे उस लड़की की जुल्फें भी अब बिखर रही थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फों को देखकर मुझे उसे संवारने का मन कर रहा था, लेकिन मैं चाह करके भी उसे नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उस वक्त उस लड़की के लिए अनजान था। दोस्तों, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें अपने आप ही झपकने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मैं एक गहरी नींद में चला गया। लेकिन जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि ट्रेन कहीं पर रुकी हुई है और साथ ही वो लड़की मुझे अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ट्रेन में जो मुसाफिर थे वो तो अब अपनी जगह पर ही थे, लेकिन जो कमी खल रही थी वो उस लड़की की, जो अभी यहाँ पर नहीं दिख रही थी। फिर मैं सीट से उठा और जब मैंने उन्हीं एक मुसाफिर से ट्रेन की रुकने की वजह पूछी तो उसके बाद उसने बताया कि एक गाय ट्रेन से टकरा गई है, जिस वजह से ट्रेन रुकी हुई है। उसकी बातों को सुनकर जब मैं बोगी के दरवाजे के पास गया और उसके बाद जब मैंने बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि दोस्तों बाहर की तरफ
एक तरफ तालाब था तो दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल। अब ये देखकर मुझे एक अजीब सा कुछ फील होने लगा कि शायद मेरे साथ कुछ तो होने वाला है। अभी मैं यही फील कर रहा था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। किसी का हाथ अपने हाथ में देखकर मैं तो घबरा गया और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं हैरान ही रह गया। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि वही लड़की अब मेरे करीब खड़ी हुई थी। उसको अपने इतने करीब देखकर मेरी सांसें तेज तेज होने लगी और साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि उस लड़की के लिए मेरे दिल में प्यार जागने लगा है। अभी मैं उसकी आंखों में डूबा ही हुआ था कि तभी उस लड़की ने बोला कि आप ठीक तो हो ना। उसकी आवाज़ में मुझे इतनी मिठास सुनाई दे रही थी कि ऐसी तो आवाज़ मेरी गर्लफ्रेंड निशा की भी नहीं थी। खैर, जब मैंने उससे बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, जिसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और हाथ छोड़ते ही जब उसने अपना नाम बताया तो उसे सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया। दरअसल दोस्तों, उस लड़की का नाम भी निशा ही था। और फिर उसके बाद मेरी उससे बातचीत होनी शुरू हो गई और बात करते करते अचानक ही उसने मुझसे कहा कि वो देखो वहाँ पर कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। उसके ये कहते ही जब मैंने उस ओर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि तालाब के पास मुझे एक फूल दिख तो रहा था, लेकिन वो फूल दिखने में बहुत ही अजीब सा था। ऐसा फूल मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। मैं अभी उसी फूल को निहार ही रहा था कि तभी उसने बोला कि देखो मुझे वो फूल चाहिए, चलो आप मेरे साथ, वो फूल मुझे कैसे भी करके ला कर दे दो। उसके ये कहने पर मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसे अब नाराज़ नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, जिस वजह से मैंने उस लड़की की बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैं उसके साथ ट्रेन में उतरकर उस तालाब की ओर जाने लगा। और जब मैं अपने बढ़ते कदमों के साथ वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद मैंने देखा कि उस फूल से वही महक आ रही थी जैसे कि उस बुजुर्ग महिला से आ रही थी। मैं उस वक्त सब कुछ समझने में उलझ रहा था और अभी मैं कुछ सोच पाता कि तभी उस लड़की ने बोला कि उस फूल को तोड़ो। और ये बोलकर पता नहीं क्यों वो पीछे हटने लगी। उसको पीछे हटता देख जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैं उस फूल को तोड़ने के लिए उस तालाब के अंदर जाने लगा तो वो फूल तालाब के किनारे पर लगा हुआ था, लेकिन किनारे के साथ साथ वो थोड़ा अंदर भी था, जिस वजह से मुझे अपने पैर तालाब के अंदर रखने पड़े। और जब मैंने उस फूल को तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मैंने देखा कि उस तालाब के अंदर मुझे किसी का चेहरा दिखाई दिया है। उस चेहरे को देखते ही मैं एकदम से घबरा गया और उसके बाद मुझे डर लगने लगा। जब ये बात मैंने उस लड़की को बताई तो उसके बाद उसने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, उधर पानी में देखो। उसकी अब ये बात सुनते ही जब मैंने वापस से पानी में देखा तो मुझे वहाँ उस फूल के सिवाय कोई भी नहीं दिखा, जिसके चलते मैं उस फूल को तोड़ने लगा। और दोस्तों, जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा कि तभी मुझे किसी की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। और उस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर उस लड़की के सिवा कोई भी नज़र ही नहीं आया, जिसके चलते पहले तो मैं तालाब से बाहर निकला और उसके बाद जब मैंने उस लड़की से उस आवाज़ के बारे में पूछा तो उसके बाद उसने मेरी बात पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब उस वक्त जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उन सब चीज़ों से मैं परे था, लेकिन मैंने उस वक्त इन सब चीज़ों को अनदेखा कर दिया। और उसके बाद जब मैं उसे वो फूल देने लगा तो उसके बाद उसने फूल लेने से इनकार कर दिया, जिसको मैं समझ ही नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अभी तो तुम इस फूल के लिए पागल हो रही थी और अब कह रही हो कि मुझे ये फूल नहीं चाहिए। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी उसने बोला यार नहीं, फूल तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी तुम इसको अपने पास ही रखो। उसकी बातें तो अब मेरे दिमाग से ऊपर जाने लगी थी कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उसने बोला देखो उस जंगल में किसी चीज़ की रोशनी आ रही है, क्या है वहाँ पर। उसके कहने पर जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर रोशनी तो आ रही थी, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा था कि कोई वहाँ पर है। मेरी नज़र अभी वहीं पर टिकी हुई थी कि इसी भी उसने कहा कि चलो वहाँ पर देखते हैं। मैं वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने मुझसे ज़्यादा ही जिद की तो मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ा,
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए। पर उस लड़की के आगे मेरी चल भी कहाँ रही थी, जिसके चलते मैं उसके साथ जाने लगा। जब वो मेरे साथ साथ चल रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। वो ये थी कि अब वो लड़की मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। अभी मैं उसके साथ साथ चल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे ठंड लगने लगी है। इतनी गर्मी में ठंड लगना मुझे उलझन में डाल रहा था। लेकिन मैं अब ये देख रहा था कि वहाँ के पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। वहाँ का नज़ारा पूरा वीरान दिखाई पड़ रहा था। मुझे वहाँ पर अब बेचैनी भी होने लगी थी। मैं अभी अपने कदमों को आगे की ओर ही बढ़ा रहा था कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और उसके बाद मैं नीचे जा गिरा। जब मैं नीचे गिरा तो उसके बाद मैंने देखा कि किसी का जला हुआ सर मेरे सामने पड़ा हुआ है। और उस जले हुए सर को देखते ही मेरी तो रूह कँपा गई। मैं झट से वहाँ से उठा और उसके बाद जब मैंने निशा की ओर देखा तो मैंने पाया कि वो उस रोशनी की तरफ खड़ी हुई है और वहाँ पर अपने बालों को संभाल रही है। दोस्तों, उस वक्त मेरी हालत वैसी इतनी ख़राब हो रखी थी और ये वहाँ पर मज़े से खड़ी है। मैंने उसी वक्त जब उसको आवाज़ लगाई तो उसके बाद अचानक से मेरे चारों ओर कुछ परछाइयाँ आके खड़ी हो गई। अब ये नज़ारा देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और साथ ही मैं डर से सहम उठा। उस वक्त कुछ भी करने में मैं असमर्थ था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि मेरे सर से अब पसीना भी आने लगा था। मैं अभी उन परछाइयों को ही देख रहा था कि तभी निशा की आवाज़ आई और जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैंने पाया कि निशा का पूरा रूप बदल चुका है, लेकिन अब उसका चेहरा मुझे सही से दिख नहीं रहा था। अब उसके बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और साथ ही उसका शरीर अब बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुका था, जिसमें डर अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। डर की वजह से मेरी आंखों से आंसू तक बहने लगे थे और मैं उस वक्त अपने आप को कोसे जा रहा था कि मैं क्यों इस लड़की के चक्कर में पड़ा। अच्छा खासा मैं अपनी निशा की याद के सहारे अपने गांव लौट रहा था और ये मैं कहाँ पर आकर फंस गया। उस वक्त मुझे ये एहसास होने लगा था कि अब मेरे साथ कुछ तो होने वाला है जिससे मैं अभी अनजान हूँ। दोस्तों, मैं अभी इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन की आवाज़ सुनते ही जब मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया कि तभी उन परछाइयों ने मुझे वहीं रोक दिया। जब उन परछाइयों ने मुझे रोका तो उसके बाद वो मेरे पास आने लगे और उन परछाइयों को अपने पास आता देख मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और साथ ही मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। मेरे मुंह से उस वक्त कोई भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं उस वक्त बुरी तरह से फंस गया था। उस वक्त मुझे अपनी मौत सामने दिख रही थी। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी का खून टपकने लगा। खून को टपकता देख जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने पाया कि ऊपर एक भयानक मरा हुआ आदमी टंगा है जिसके शरीर से खून निकल रहा है। अब ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर देखते ही देखते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ और मेरे चारों ओर एक घेरा बना हुआ है। अपने आप को इस हालत में पाकर मैं समझ नहीं पाया कि ये सब मेरे साथ कब हुआ और मैं यहाँ कैसे आया। अभी मेरे मन में यही सब बातें चल रही थी कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की अचानक से अपने हाथों में मुंडी के कंकाल लिए मेरे पास आई और उसके बाद उसने कुछ हवन जैसा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरी आंखों में दिक्कत है या फिर इसका चेहरा ही ऐसा हो गया है। फिर मैंने उसी वक्त अपनी आंखों को मला और जब मैंने उसको दोबारा से देखा तो अभी भी उसका चेहरा वैसा का वैसे ही धुंधला दिख रहा था। अब मेरा शरीर डर से कँपा रहा था क्योंकि वो जो कर रहे थे उससे मेरे अंदर एक अजीब सी चीज़ होने लगी थी जिसे मैं अपने आप को बयान नहीं कर सकता। जो मैं उस वक्त फील कर रहा था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मुझे इतना तो महसूस होने लगा था कि जैसे कि कोई मेरे अंदर घुस रहा हो, मानो मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। हालांकि मैं सोच तो सब कुछ रहा था लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। तभी वो महिला मंत्रों का उच्चारण करने लगी थी जिससे मैं ये जान चुका था कि ये ज़रूर मेरे साथ कुछ भयानक करने वाली है।
दोस्तों अभी मैं उसकी ओर ही देख रहा था कि तभी जो फूल मैंने तोड़ा हुआ था वो उस लड़की के सामने हवा में उड़ने लगा और मेरे देखते ही देखते वो फूल ज़मीन में आकर गिरा और फिर वो फूल अपने आप ही मुरझाने लगा। और उस फूल को ऐसे मुरझाता देख मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये कोई जादुई फूल हो। वो फूल जब पूरी तरह से मुरझा गया तो उसके बाद उसमें से कुछ काला सा धुआं निकलने लगा, जैसे कि वो कोई बुरा साया हो। अभी मेरे मन में ये सब बातें ही चल रही थी कि तभी वो एक साया के रूप में बदल गया जो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मेरी अब डर की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं अब अपने डर को काबू में नहीं कर पा रहा था। मैं डर के कारण ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था कि कोई मुझे बचाओ, लेकिन उस सुनसान पड़े जंगल में सिर्फ मेरी आवाज़ ही गूंज रही थी। मैं चिल्ला कर थक गया, लेकिन मेरी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी मैंने उसी वक्त अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी कि मुझे अब यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। उस वक्त जब मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश की तो उसके बाद मुझे किसी ने पकड़ के नीचे लिटा दिया और इस बार तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरा पूरा बदन थर्राने लगा। दरअसल मैंने देखा कि ज़मीन से हाथ निकलने लगे थे और साथ ही अब उन हाथों ने मेरे हाथ और पैरों को जकड़ लिया और मैं उन हाथों की बंदिश में पड़ गया। और जब मैंने उन हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं उन हाथों से अपने आप को छुड़वा नहीं पाया। उस वक्त मैं अपनी हिम्मत और जीने की उम्मीद तक छोड़ चुका था। मैं अब इंतज़ार कर रहा था तो सिर्फ अपनी मौत का, क्योंकि उस जगह मुझे बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अब धीरे धीरे मेरे हाथ अपने आप काले पड़ने लगे थे और मेरा दिल अब बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगा था और साथ ही मेरे शरीर की हड्डियाँ ऐंठने लगी थी, जिस वजह से मुझे अब बहुत दर्द महसूस होने लगा था। वो ऐसा दर्द था जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सहा था और ना ही महसूस किया था। लेकिन उस लड़की के मुंह से अब तक मंत्रों का उच्चारण बंद नहीं हुआ था। वहाँ पर अब पूरे जंगल के अंदर अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। जंगल के पेड़ अब ज़ोरों से हिलने लगे थे और साथ ही पता नहीं जैसे मौसम ने अपना रुख ही मोड़ लिया हो। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट और हवाओं का आगमन ये साफ जाहिर कर रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों अभी मैं यही सब अपने मन में सोच रहा था कि तभी एकदम से वहाँ पर कोई आया और उसके बाद जो जो चीज़ें हो रही थी मुझे वो सब अपने आप ही छोड़ने लगी और मेरा शरीर वापस से अपने आप नॉर्मल होने लगा। ज़मीन से निकले हाथ ज़मीन में वापस धंस गए और जब उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक संत बाबा खड़ा हुआ था और उसकी वजह से शायद मैं ठीक हुआ हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अब वो लड़की ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी जो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर उस संत बाबा ने उसे अपनी बंदिश में कर लिया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसे छोड़ दिया और जब वो गायब हो गई तो उसके बाद मैं सीधा उस संत बाबा के पास गया और फिर उसके बाद मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं मरने ही वाला था। जब मैंने उनको ये बोला तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूजा में लीन था कि तभी तुम्हारी आवाज़ ने मेरी आंखें खोल दी, जिसके चलते जब मैं यहाँ पर आया तो मैं समझ गया कि वो तुम्हारी बलि देने वाली है। लेकिन उसको मैंने इस काम में असफल नहीं होने दिया। तुम्हें भी शायद उसी बुजुर्ग महिला ने इस लड़की के बारे में बताया होगा। उनकी बात सुनते ही मैंने उनसे कहा कि बाबा आप उन्हें कैसे जानते हो? जिस पर उन्होंने कहा कि वो कोई मामूली महिला नहीं है, वो एक डैन है और वो लड़की उस डैन की बेटी है। उन्होंने जब उस डैन और उस लड़की की सच्चाई बताई तो उसके बाद तो फिर से मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। दरअसल उन्होंने बताया कि वो लड़की पहले ही बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, लेकिन वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया और साथ ही उस लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़की पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा चल गया। जब ये बात उसकी डैन माँ को पता चली तो उसकी माँ उसे खूबसूरत बनाने में लग गई, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने के चक्कर में उसने कई कुंवारे लड़कों की बलि दे दी और ये सिलसिला वहीं नहीं थमा। उसे वैसे ही रहने के लिए उसे 21 कुंवारे लड़कों की बलि और देनी होगी, और वो भी अमावस्या वाली रात को। दोस्तों उन बाबा की बात सुनते ही मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगा और जब मैंने उनसे उस फूल के बारे में पूछा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वही फूल ही तो है
जो उसे खूबसूरत बनाता है। अब उनकी सारी बात सुनने के बाद मुझे अपनी गलती का अफसोस हो रहा था। खैर मैंने उसी वक्त उन संत बाबा को धन्यवाद किया और उसके बाद जब मैं रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और मैं उसी ट्रेन में चढ़ गया क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। और फिर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो तब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्यार ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।